आज हम संतान के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कृष्णामूर्ति पद्धति से जब आप इस टॉपिक को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एकदम चमत्कारिक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे कि आप देखेंगे रियली में भारतीय ज्योतिष से जब हम संतान की बात करते हैं तो हमारा जो कारक ग्रह है वो गुरु है। संतान का जो कारक ग्रह है वो कौन है? गुरु। और हम केवल भारतीय ज्योतिष में क्या देख पाते हैं? पंचम पंचमेश और भाव कारक को देखकर निर्णय लेना होता है और हम D5 चार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, संतान के चार्ट को भी D5 भी ले लेते हैं और D9, ये दो चार्ट हम इन्वॉल्व कर लेते हैं कई बार जब संतान की बात करते हैं। परंतु फिर भी इतनी क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि एग्जैक्टली क्या आंसर दिया जाए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो कृष्णामूर्ति पद्धति में, और वो भी जो नए रूल्स एडवांस कृष्णामूर्ति पद्धति के अकॉर्डिंगली जो एडवांस रूल लगाए गए हैं वो इस चैप्टर को थोड़ा आसान बना देंगे और उसमें सारी प्रक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। संतान की उत्पत्ति, आपका जुड़वा बच्चे, आपकी संतान कब होगी, कंसीव कंफर्म करें ना करें, दोनों में कौन में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा संतान के बारे में जनरली कुछ चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि संतान जब चैप्टर आता है लाइफ में तो एक तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, संतान जो है उसका जो प्राइम कस्प है, प्राइम भाव, वो है 5th हाउस। 5वां भाव इसका प्राइम कस्प होता है। और हमेशा संतान जब भी आप कृष्णामूर्ति पद्धति में देखेंगे तो 5वें भाव का जो एसएल सबलॉर्ड होगा उस पर निर्भर करेगी। 5वें भाव के सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड अर्थात नक्षत्र लॉर्ड पर, इन दो पर निर्भर करती है कि आपके जीवन में संतान का क्या स्टेटस रहने वाला है। तो रूल क्या बनता है, रूल क्या कहलाता है? रूल कहता है यदि 5वें भाव का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड ये दोनों मिलकर यदि 2, 5, 11 है, अर्थात यहां इनमें से कोई एक भी नंबर यदि आ जाता है तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। और यदि ये नंबर ना आए और 1, 4, 10 इन भावों को कारक बन जाए तो आपको संतान कष्ट या अधिकांशतः प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां आपको कष्ट होगा। तो अब हम एक एक रूल वाइज आपको बताते हैं कि सबसे पहले जब भी आप कुंडली में संतान के चैप्टर को देखेंगे तो वहां पर इन स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड को नोट कर लेंगे और आप दोनों के सिग्निफिकेटरों को मिलाकर ही देखेंगे कि क्या हाउस सिग्निफिकेटर हमारे आए हैं। तो पहला रूल क्या बनता है? रूल नंबर 1, जब भी आप इस टॉपिक की बात करेंगे तो देखेंगे जो भी आपका सबलॉर्ड प्लेनेट आया है, जो भी सबलॉर्ड प्लेनेट आया है तो वो वक्री नहीं होना चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर वो वक्री नहीं होना चाहिए। आप इसे चाहे नेटल कुंडली से देखें और चाहे आप इसे हॉररी कुंडली से देखेंगे, दोनों में रूल सेम रहेंगे। यदि हॉररी कुंडली भी लगाई है तो आप देखेंगे 5वें भाव का सबलॉर्ड जो प्लेनेट है वो वक्री नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है? नक्षत्र लॉर्ड जो प्लेनेट है हमारा वो भी वक्री नहीं होना चाहिए, अर्थात सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार दोनों के दोनों वक्री नहीं होने चाहिए। 2 रूल आपको इसमें अवश्य देखने हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है 5वें भाव का सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार यदि 1, 4, 10 इन भावों को सिग्निफाई कर दे, इन भावों को सिग्निफाई कर दे और 2, 5, 11
इन भावों में से कोई भी नंबर ना दे तो संतान उत्पत्ति होने में विशेष प्रॉब्लम होती है। अर्थात 1 4 10 तो उसने दे दिए, पूरे पूरे नंबर निकाल दिए, इनमें से एक भी नहीं दिया, पॉजिटिव में से एक भी नहीं आया, नेगेटिव में से सारे आ गए या कुछ आ गए, पॉजिटिव में एक भी नहीं आया, तो संतान उत्पत्ति में विशेष प्रॉब्लम होगी। और रूल नंबर 4 क्या कहता है? सबसे इंपोर्टेंट रूल है, यदि पांचवें भाव में, फिफ्थ हाउस D1 चार्ट की बात चल रही है, यदि बांझ राशि पड़ी हो, बांझ राशि, अब आगे चल के मैं बताऊंगा बांझ राशि कौन कौन सी होती है, पहली, तीसरी, पांचवी, छठी, इन 4 राशियों को बांझ राशि कहते हैं। यदि कोई भी बांझ राशि पांचवें भाव में पड़ी हुई है तो आपकी लाइफ में आपको संतान से संबंधित कष्ट होगा। अब किसी की कुंडली में यदि ये रूल, मैक्सिमम 4 रूलों में से 3 रूल अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं और नेगेटिव रूल ज्यादा आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है लाइफ में संतान नहीं होती है। ये भी आप नोट कर लें। अब संतान के लिए, उत्पत्ति के लिए हमें कौन कौन से पॉजिटिव नंबर है? 2 5 11। नेगेटिव क्या हो गया? 1 4 10, ये नेगेटिव हो गया। अगर किसी का 1 4 10 के साथ साथ यदि 6 8 12 भी आए, अर्थात 2 5 11 के साथ साथ इन पॉजिटिव नंबरों के साथ साथ इन पॉजिटिव में से कोई भी एक आ जाए, 1 4 10 ये नेगेटिव में से भी कोई एक आ जाए, और 6 8 12 में से भी कुछ कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे उसमें हम ये बोलते हैं संतान तो हो जाएगी, परंतु कुछ ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट के बाद संतान होगी, क्योंकि संतान का नंबर उसने वहां दे दिया है। अब नेगेटिव भी आ गए, अबॉर्शन के नंबर भी आ गए, ये सारी चीजें हमें यहां ये दर्शाती हैं कि संतान होगी ट्रीटमेंट के बाद। और यदि संतान का नंबर आए ही ना और खाली 1 4 10 आ जाए और पांचवें भाव में से ये जो रूल है इनमें से कोई भी एक रूल और टच हो जाए, तो हम ये भी कह सकते हैं संतान नहीं होगी। ऐसी भी बहुत कुंडलियां आती हैं। अब जैसे दूसरा भाव क्या होता है संतान के लिए, अर्थात दूसरा भाव है हमारे परिवार को बढ़ाना, 5वां हो गया संतान, 11वां हो गया इच्छा पूर्ति, 4था हो गया गर्भपात अर्थात गर्भ का खराब होना, 8वां हो गया सजेरियन और गोद लेना। 4 और 8 यदि किसी कुंडली में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सजेरियन या गोद लेने की चीजें बन रही हैं। तो अभी हमने ओवरऑल एक जर्नल रूल आपको डिसाइड करके बताए हैं। अभी 5-6 रूल ये आ गए हैं जिससे आप मोटा मोटी देख पाएंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, बांझ राशि, और बांझ राशि का विशेष रोल है, ध्यान रखना, पहली, पांचवी, पहली, तीसरी, पांचवी, छठी, ये बांझ राशियां कहलाती हैं हमारी। अब कॉपी पेन लेकर कुछ रूल मैं लिखवा रहा हूं, उन रूल को अवश्य लिखें, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। अब कुछ रूल्स ऐसे बता रहा हूं जो बिल्कुल थंब रूल है। इन यहां तक इस चैप्टर को देखने के बाद आपको वो रूल अवश्य देखने हैं। कैसे देखने हैं? देखिए, जब हम फर्स्ट चाइल्ड की बात करेंगे तो 5th हाउस की बात करेंगे, सेकंड चाइल्ड की बात करेंगे तो 5 में से तीसरा भाव काउंट करना है, 7वां आ जाएगा। जब थर्ड चाइल्ड की बात करेंगे तो तीसरा काउंट करेंगे, 7वें से तो तीसरा 9 आ जाएगा। इस प्रकार हर 3 भाव बाद एक चाइल्ड का भाव आपको मिल जाएगा, एक चिल्ड्रन का भाव आपको मिल जाएगा। अब आपके जीवन में जब भी बच्चे की बात हो, मान लीजिए कोई अपने फर्स्ट चाइल्ड की बात करने आता है, कोई सेकंड की बात करने आता है, कोई थर्ड की, यदि वो थर्ड की बात करता है तो हम बोलेंगे 9th कस्प, सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड। यदि सेकंड की बात करता है तो हम बोलेंगे 7th, यदि फर्स्ट की बात करता है तो 5th। तो यहां अब मैं जो कॉमन रूल लिखवा रहा हूं उसको समझ लीजिए। कॉमन रूल क्या लिखवा रहा हूं मैं आपको? अब मैं इसको लिखूंगा ऐसे, रिलेवेंट हाउस
अर्थात व्यक्ति का जिस भाव से संबंधित क्वेश्चन है, 5वें से है, 7वें से है, 9वें से है, 11वें से है, दूसरे से, जो भी है, जितने नंबर की वो डिलीवरी या संतान की बात कर रहा है उसे रिलेवेंट हाउस बोलेंगे। रिलेवेंट हाउस का सबलॉट और नक्षत्र लॉट, इन दो को हमें देखना होगा। तो रूल क्या कहता है? रूल नंबर वन क्या कहता है कि यदि सबलॉड बांझ राशि में है, बांझ राशि में है, और नक्षत्र लॉर्ड क्या है? वो बांझ राशि में, वो भी दोनों के दोनों बांझ राशि में है। दोनों के दोनों स्टार सबलॉर्ड भी और नक्षत्र लॉर्ड भी बांझ राशि में है। और क्या इंडिकेट कर रहा है? वो ये दोनों के दोनों प्लेनेटों के सिग्निफिकेटर क्या इंडिकेट कर दें? 1, 4, 10 को इंडिकेट कर दें। अर्थात पॉजिटिव नंबर में से कोई नंबर नहीं आए और 1, 4, 10 को इंडिकेट कर दें तो 100% बच्चा गोद लेना होगा या सैरोगेसी करानी होगी। ये पहला रिजल्ट आ गया है, बच्चा गोद लेना होगा या सैरोगेसी। अब आप इतना भी मैं बता दूं, दोनों के दोनों बांझ राशि में है, नेगेटिव नंबर है, या पॉजिटिव में से कुछ आ भी जाता है तो भी हमें बच्चा गोद लेना पड़ता है, क्योंकि जभी तो कुछ सुख मिलेगा, जभी तो सैरोगेसी भी सक्सेस होगी। यहां नंबर पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारे 1, 4, 10 होते हैं। अब जैसे ही 6, 8, 12 बढ़ते हैं तो इनको 6, 8, 12 हम ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट सैरोगेसी टाइप के इन नंबरों को ऐड कर देता है। और जो संतान के नंबर हैं 2, 5, 11, यदि ये भी आ जाए तो डेफिनेटली आप सैरोगेसी कराएंगे। इस तरीके से आप पहले रूल को समझेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है कि यदि सबलॉर्ड जो है वो हमारा बांझ राशि के अंदर, बैरल साइन बोलते हैं बांझ राशि को, बैरल साइन बांझ राशि में नहीं है और हमारा जो नक्षत्र है वो वो है, अर्थात ये नहीं है ये है। और सिग्निफाई क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2, 5, 11 में से कोई नंबर मैं दे रहा हूं, प्लस में नेगेटिव नंबर भी दे रहा है और 6, 8, 12 भी दे रहा है। मतलब इनमें से मिक्स नंबर आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बार बार। तो हमें जब तक, अगर मान लीजिए 2, 5, 11 नहीं है तो संतान तो होगी नहीं, आप बोल सकते हो। पर जैसे ही नंबरों में से कुछ आ जाता है तो हम तुरंत अपनी बात को बोलते हैं कि या तो आईवीएफ कराना पड़ेगा या हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इलाज आईवीएफ ट्रीटमेंट के माध्यम से संतान हो सकती है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? सबलॉर्ड बांझ राशि में है, नक्षत्र लॉर्ड बांझ राशि में नहीं है, और यदि 2, 5, 11 में से कोई भी एक आ जाए तो सामान्य इलाज के बाद बच्चा हो जाता है, कोई थोड़े बहुत इलाज से ही बात बन जाती है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? सबलॉर्ड भी नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड भी नहीं है, परंतु सिग्निफिकेटर हमारे नेगेटिव है। सिग्निफिकेटर कैसे हैं? 1, 4, 10 है, 6, 8, 12 है, उनमें से एक नंबर पॉजिटिव का भी है। तो भी हम ये कह देते हैं कि पहले जो बच्चा है या पहला बच्चा गोद या गर्भपात के बाद संतान की प्राप्ति होगी। अर्थात जो भी हमारा रिलेवेंट हाउस का सिग्निफिकेटर है, दोनों के दोनों बांझ राशि में नहीं है, परंतु नेगेटिव सिग्निफिकेटर बहुत ज्यादा है, 1, 4, 10 भी है, सैरोगेसी ऑपरेशन के नंबर भी है, प्लस में कोई एक संतान का नंबर भी है। तो हम बोलेंगे पहले आपको गोद लेना पड़ेगा या कोई संतान आपकी खराब होगी, उसके बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहला बच्चा 5वां होता है, दूसरा 7वां, तीसरा 9वां और 5वां दूसरा।
क्योंकि लगन हमें बच्चा नहीं देती है, इसलिए हम अगले भाव पर मूव कर जाते हैं चाइल्ड के लिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इन 4 रूलों में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई भी बात। सर जी सर, अगर सबलर बैलेंस साइन में है और नक्षत्र नहीं है तो उस कंडीशन में कोई भी नंबर भी आ रहा है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से हो जाएगा सर? हाँ जी, हो जाएगा। नॉर्मल ट्रीटमेंट मींस क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए? कोई भी कुछ दवाई गोली खानी पड़ेगी, डॉक्टर का इलाज चलाना पड़ेगा, या कोई अनुष्ठान से संबंधित भी हो सकता है, अनुष्ठान करा के भी संतानें हो जाती हैं। सर मेरे पास एक चार्ट है सर, इसमें मैंने देखा सर फिक्स उसका सबलर मार्च था सर। अभी आएगा वो वो चीजें मेरी सारी आएंगी। अब वो मैं अब जो अगला ही पॉइंट है वो हमारा, आप टेंशन ना लो, सब कुछ आएगा। अगला जो नियम है, आगे कुछ नियम है, यदि किसी बच्चे के, आपने जैसे हमेशा ध्यान रखना, हम रिलेवेंट हाउस से संबंधित चीजें बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे रूल एक साथ पढ़ा रहे हैं, चाहे वो पहला बच्चा हो, चाहे वो तीसरा हो, चाहे वो 5वां हो, चाहे दूसरा हो, सब पर रूल एज इट इज अप्लाई होंगे। इसलिए हर बार बोलते हैं, पहला हो या जन्म का कोई भी संबंधित गर्भ अवस्थाओं से संबंधित नियम हो, तो हमारे पास कुछ नियम ऐसे हैं, बहुत जबरदस्त नियम है, जिनको आप देखते ही अप्लाई कर सकते हैं। पहला नियम क्या कहता है? मान लीजिए हम फर्स्ट बच्चे की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए कौन सा आएगा? 5th कस्प। यदि 5th कस्प का सबलॉर्ड मंगल हो और नक्षत्र भी मंगल हो, मतलब दोनों बहुत सार मंगल, बहुत सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड दोनों मंगल हो गए हैं, आपका कोई भी रूल जो पीछे पढ़ाए हैं, जब खूब संतान दे रहा हो, खूब संतान दे रहा हो, रिजल्ट यही आएगा। बच्चे का जन्म होगा और बच्चा बार बार मर जाएगा। नो बेबी हैव सो विल बी, अगर बच्चा होता भी है तो मर जाता है। और इस रूल में थोड़ी सी बात और बढ़ा दूं, यदि सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड मंगल हो, बैरल साइन में बैठा हो और 1 4 10 को इंडिकेट कर दे, तो बाज मतलब पूरी जिंदगी किसी भी दवाई से बच्चा नहीं हो सकता। वैसे तो इतना ही रूल काफी है कि यदि सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड मंगल है, उस केस में बच्चा नहीं होता है। रूल नंबर 2, अब इसमें से 5th हाउस का सबलॉर्ड, दोनों में कोई भी एक केतु हो, सबलॉर्ड केतु हो या नक्षत्र लॉर्ड केतु हो, दोनों में से कोई एक केतु हो जाए। अर्थात हमने क्या करा, ध्यान से देखिए, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? 5th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? केतु, या कोई और प्लेनेट भी हो सकता है, चाहे वो मंगल ही क्यों ना हो, मान लो यहां केतु भी हो सकता है, या XYZ कोई भी प्लेनेट हो सकता है, परंतु फिक्स है नक्षत्र लॉर्ड केतु ही होगा। 5वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड क्या होगा? केतु ही होगा। या दोनों केतु हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो रिजल्ट क्या आएगा? 100% सिंगल चाइल्ड, 1 बेबी, उसको एक संतान अवश्य होगी, डेफिनेटली। रूल नंबर 3, 5th हाउस का सबलॉर्ड एनी प्लेनेट, XYZ कोई भी प्लेनेट हो सकता है जी। नक्षत्र लॉर्ड उसका क्या बनेगा? 100% मंगल, ये फिक्स्ड है, और नेगेटिव हाउस को इंडिकेट कर दे तो भी क्या होगा? नो बेबी, डाई बेबी, अर्थात डाइड बेबी का मतलब मरा हुआ बच्चा, और कोई अगर 1% पॉजिटिव नंबर है, कुछ उम्मीद है, तो बड़ा ऑपरेशन, केवल चांस है 20%। यहां दिक्कत मंगल के साथ ज्यादा बढ़ जाती है, यदि वो नेगेटिव हाउस को भी सिग्निफाई कर दे और उनमें से कोई एक मंगल आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। रूल नंबर 4, 5th हाउस का सबलॉर्ड एनी प्लेनेट, नक्षत्र लॉर्ड एनी प्लेनेट, नेगेटिव हाउस को सिग्निफाई कर दे तो रिजल्ट है 100% बेबी हो सकता है। अब हमने, बेबी हो सकता है डेफिनेटली, तो हमने ये देखना है कि
आपका पॉजिटिव नंबर कितने आ रहे हैं, और पीछे जो मैंने रूल बताए हैं, पंचम पंचमेश कोई वक्री तो नहीं है, बांझ राशि में तो नहीं है, इस तरह के जितने भी रूल हैं उनको और अप्लाई करेंगे तो यहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा पॉजिटिव साइन आते ही कि बेबी हो सकता है। एक और रूल है भारतीय ज्योतिष का, पंचमेश यदि अपने ही नक्षत्र में हो तो एक बच्चा अवश्य होता है। ये भी एक रूल है, इसको भी आप नोट कर लें, ये भी बहुत बार हमने अप्लाई करा है और कामयाब हुआ है। अगला रूल है छठा, यदि पांचवें भाव में राहु या केतु का उपनक्षत्र में से है, अर्थात यदि पांचवें भाव में राहु और केतु, पांचवें भाव में, फिफ्थ हाउस में राहु या केतु, ये आधा सेंटेंस पूरा होगा, पांचवें भाव में कोई भी एक ग्रह बैठा हो, राहु या केतु, या फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड इन स्टार राहु या केतु हो तो भी एक बच्चा अवश्य होता है। नॉट राहु या केतु के सबलॉर्ड या सबलॉर्ड स्टार कहीं भी आ जाए तो एक बच्चा अवश्य होगा, ये निश्चित है, चाहे रूल कुछ भी है। ये जो रूल है ये कुछ ऐसे थंब रूल है कि ये नहीं बदलते हैं, इनको थंब रूल्स की श्रेणी में रखा गया है संतान के चैप्टर में। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। सर हाँ बताइए। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड मार्स हुआ सर, मार्स सबलॉर्ड होने से भी बचा नहीं होगा सर। दोबारा बोलिए। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड मार्स है और उसका नक्षत्र गुरु है सर। सोर्स सबलॉर्ड सोर्स मार्स हुआ सर, मार्स होने से दिक्कत होगा सर। तो मंगल है, क्या हो गया फिर? सब नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जुपिटर। यस सर। और सिग्निफिकेटर क्या है? सिग्निफिकेटर तो अच्छा नंबर दे रहा है सर, और मार्स सर बैरन साइन में सर। मार्स बैरन साइन में ठीक है, जुपिटर है, बट सिग्निफिकेटर का रोल है ना, सिग्निफिकेटर बोलो ना पहले, क्या है? नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या है? मार्स 5 4 1 10 2 9 सर। 5 4 दे रहा है, मतलब 5 आ रहा है। यस आ रहा है सर। ठीक है, बच्चा होगा। जुपिटर में भी 11 और 5 आ रहा है सर, बच्चा हो जाएगा। और सबलॉर्ड मार्स हुआ सर, दिक्कत होगा सर इसलिए पूछा। हाँ दिक्कत होगा, डेफिनेटली होगा, पर बच्चा होगा। रेमेडी कुछ करना पड़ेगा सर इसके लिए? हाँ रेमेडी करना पड़ेगा। अब आती है अगला ही पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, यहां कुछ लोग हमसे जेंडर के लिए भी बात करते हैं, और ज्योतिष में जेंडर बताना वैसे अच्छी बात नहीं है, पर सिखाने के तौर पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूं और आपको ये बिल्कुल फिट बैठेगा। जेंडर निर्धारण कैसे करते हैं? जिस बच्चे की जो प्रेगनेंसी है, जिस रिलेवेंट हाउस मतलब भाव से संबंधित है, पहली पांचवें से दूसरी जिस भी भाव से संबंधित है, उस प्रेगनेंसी का हमने केवल हमें सबलॉर्ड को देखना है। वो प्रेगनेंसी से संबंधित हमने जो रिलेवेंट हमारे पास बात आई है, पहली दूसरी तीसरी को, जो उनसा भी हमारा संतान है, वो जिस भाव से देखी जाती है, उस भाव का सबलॉर्ड जिस राशि में बैठा होता है, D1 चार्ट में यदि वो फीमेल में है तो फीमेल, मेल में है तो मेल, ये एक जर्नल रिजल्ट है, मतलब 50-50 है, ये कोई श्योर नहीं है, 50-50 है। परंतु इसको कैसे अप्लाई करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और मैं बताता हूं, और डीप में ले जाता हूं अब आपको। मान लीजिए आपके पास पहले चाइल्ड के लिए कोई आया, पूछना चाह रहा है कि जी हमारा बच्चा क्या होगा, तो आपने फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड जो भी प्लेनेट है आपका, उसको D1 चार्ट में देखना है कि वो प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है। सबसे पहले डिसाइड करेंगे वो मेल राशि में बैठा है या फीमेल राशि में बैठा है। फिर उस प्लेनेट की जो सबलॉर्ड प्लेनेट है उसकी डिग्री नोट करेंगे। यदि डिग्री 0 से 20 डिग्री के बीच में है, यदि 0 से 20 डिग्री के बीच में है, तो यदि वो मेल राशि में बैठा है तो मेल बच्चा, और फीमेल राशि में बैठा है तो फीमेल बच्चा। सिंपल सीधा सीधा कैलकुलेशन यहां से हो गई। पॉइंट नंबर 2,
यदि उस प्लेनेट की डिग्री 0 से 20 का तो मैं बता चुका हूं, 20 से 30 डिग्री के बीच में बैठा है, तो रिजल्ट क्या होगा बड़े ध्यान से सुनिए। जिस रिलेवेंट हाउस की मैं बात कर रहा हूं उसका सबलॉर्ड नोट करना है, वो प्लेनेट कितने डिग्री का है डिग्री नोट करनी है। यदि उसकी डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री के इन बिटवीन है, अब वो सबलॉर्ड जिस राशि में बैठा है, अर्थात मेल राशि में बैठा है तो फीमेल बच्चा, यदि फीमेल राशि में बैठा है तो मेल बच्चा, मतलब अर्थात नेक्स्ट राशि वाला बच्चा यहां आपको बताना होगा। ये रूल नंबर 2 है। तो सीधा सीधा सा हो गया, 0 से 20 डिग्री में बैठेगा सेम चाइल्ड, सेम राशि वाला बच्चा, और यदि 20 से 30 में बैठेगा तो नेक्स्ट राशि वाला बच्चा, ये बोलेंगे। सीधा सीधा रिजल्ट है। यहां पर आपने सीधा सीधा देख लिया कि कौन सा प्लेनेट हमें क्या दे रहा था, जेंडर निर्धारण हमने कर दिया। सीधा सीधा सा देख लिया कि 5वें भाव का जो सबलॉर्ड प्लेनेट है उसकी डिग्री क्या है। यदि 0 से 20 डिग्री है तो जिस वो राशि में बैठा है, मेल राशि में है तो मेल बच्चा, फीमेल राशि में है तो फीमेल बच्चा। यदि उसकी डिग्री 20 से 30 है तो नेक्स्ट राशि वाला बच्चा, मेल राशि में है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। अब कुछ रूल, जो ये रूल है, इस रूल में थोड़ा सा हमें राहु केतु के लिए अलग से रूल है, उसको ध्यान रखना है। यदि हमारा सबलॉर्ड राहु या केतु में से कोई एक आ जाए तो उसकी जो हम डिग्री नोट करेंगे उस डिग्री पर उल्टा रूल अप्लाई है कि यदि 0 से 10 डिग्री आती है तो प्रीवियस राशि वाला, प्रीवियस राशि से मतलब है, मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो जो केतु बैठा है वो बैठा है धनु राशि में, ठीक है। धनु राशि कैसी होती है, मेल राशि, बट हमें प्रीवियस राशि वाला बोलना है तो हम बोलेंगे वृश्चिक, फीमेल राशि वाला। देखिए 0 से 10 डिग्री के प्रीवियस राशि वाला बच्चा हम बताते हैं। मेल राशि है तो उससे पिछली राशि का बताना है, धनु है तो वृश्चिक का बोलेंगे, वृश्चिक हो गई फीमेल राशि। ऐसे ही दूसरा लॉ क्या बनता है, 0 से 10 डिग्री आप बता चुके। अब 10 डिग्री से लेकर यदि 30 डिग्री के बीच में बैठा है राहु केतु, तो हमने क्या बताना है, राहु केतु जिस भी राशि में बैठा होगा, जिस भी राशि में बैठे होंगे, सेम राशि वाला, अर्थात धनु में बैठा है तो धनु का ही बताएंगे, सेम राशि वाला जेंडर वो होगा। इस तरीके से आप लिंग निर्धारण कर सकते हैं। और ये जितना भी आप चैप्टर करेंगे ये अधिकांश प्रश्न कुंडली पर अधिक सही बैठता है। आप हॉररी कुंडली पर अप्लाई करेंगे इस चैप्टर को तो आपके बड़े सटीक रिजल्ट आएंगे। हाँ जी, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इसमें अभी जो पढ़ा है इसके लिए, कोई किसी का कोई क्वेश्चन? सर हाँ बोलिए। एक समझ नहीं आ रहा है सर, पूछो सर। आप पूछो। ये सर हम बर्थ चार्ट में देखकर जो योग बनाते हैं, जो देखते हैं, वो होरारी पर देखने पर भी रिजल्ट आता है सर। थोड़ा इसका लॉस थोड़ा समझ नहीं आया सर। सेम रिजल्ट आता है, कोई अलग नहीं आता। ये मालूम हुआ सर, आपने बताया सर, ट्राई भी कर रहा हूँ, थोड़ा समझ नहीं आया है सर। पर ये किसे होता है सर, ये थोड़ा समझ नहीं आया सर। क्योंकि बर्थ चार्ट तो हम जिस टाइम पर जन्मे उस टाइम पर हमारा ये ग्रह का जो होता है, जो बनता है, उससे हमारा बर्थ चार्ट होता है सर। पर होरारी से किसे होता है सर, ये थोड़ा समझ नहीं। हॉररी से, हॉररी जो हॉररी जब आया वो बना लीजिए हॉररी उस नंबर की, और जो रूल है उसको अप्लाई कर दीजिए बस। बाकी सारी चीजें वही सेम रहती है, कुछ भी अलग नहीं होता है, बिल्कुल सेम रहने वाली है सारी चीजें। जब किसी का हमने होरारी चार्ट बनाया सर, उसने हमको मान लो 5000 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया, अब वही होरारी चार्ट में हम अब 7000 का भी, सेकंड हाउस का भी देख सकते हैं सर। कोई बात नहीं, करेंगे धीरे धीरे। आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, अभी बीच में क्वेश्चन ले लूंगा, बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखिए हमने ना एक एग्जांपल छोटा सा लिया है थोड़ा आपको समझाने के लिए।
अब अधिकांशतः जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो हमेशा ये होगी जी कोई दशा चल रही होगी तो आपसे बच्चा पूछेगा संतान कब होगी जी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और नॉर्मली हमने कुंडली को पूरी को देखना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या रहेगी, 5th हाउस में जो सब लॉर्ड है और नक्षत्र लॉर्ड है, ये दो प्लेनेटों को देखना होगा। एक तो ये वक्री नहीं होने चाहिए, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, बाज राशि के बारे में बड़ा ध्यान रखना है। बाज राशि कौन कौन सी है मैंने बता दिया आपको, पहली, तीसरी, पांचवी, छठी, ये बाज राशियां हैं। यदि सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड बाज राशि में पड़ा होता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और यहां पर पॉजिटिव जो नंबर होते हैं वो 2, 5, 11 है, नेगेटिव नंबर है 1, 4, 10 है, और इनके साथ में जो ट्रीटमेंट नंबर है 6, 8, 12 है, जो ऑपरेशन का क्रिएट करते हैं या कुछ दिक्कतें लाते हैं हमारे जीवन में। बाकी पार्ट सेकंड के रूल्स है, मंगल वाले रूल मैंने बताए हैं आपको, राहु वाले रूल, केतु वाले रूल, कुछ ये रूल्स बताए, इनको आपने ध्यान रखना है। अब एक आपके सामने कुंडली है, उसमें 5वें भाव का सब लॉर्ड क्या है, राहु है, और नक्षत्र लॉर्ड मंगल है। एक यहां पर मंगल आ गया, एक 10वीं राशि में बैठा है, 8वीं राशि में बैठा है। अब जैसे ही मंगल आता है तो आपका दिमाग तुरंत कहां जाए, देखते ही पार्ट नंबर 2 के रूल्स पे चला जाना चाहिए। सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड दोनों में कहीं भी मामले में मंगल आता है तो बच्चा होने के रूल को हमने देखना है जाकर, ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए, जब मैंने बताया था नक्षत्र लॉर्ड यदि मंगल आ रहा है तो क्या रिजल्ट्स आएंगे वो आपने बता देने हैं एक बार। दूसरी बात, D1 चार्ट, और हमने देखना है राहु D1 चार्ट में कहां बैठा है, मकर राशि में, और मंगल कहां बैठा है, वृश्चिक राशि में। क्या दोनों कोई बांध राशि में बैठा हुआ है? दोनों में से कोई भी बांध राशि में नहीं है। अब राहु के सिग्निफिकेटर मैंने देख लिए, 2, 5, 11 पूरे पूरे दे रहा है, और भाई मंगल भी दे रहा है 5, 11। सीधा रिजल्ट मिल गया 100% कि बच्चा 2, 5, 11 आ रहा है, बच्चा तो होगा। मंगल ने ये निश्चित कहा है कि प्रॉब्लम वो करता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है, परंतु एक बच्चा वो दे सकता है। यहां हम इतनी बात के निष्कर्ष पर यहां पहुंच गए हैं। मंगल होने के बावजूद भी यदि पॉजिटिव नंबर है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2, 5, 11 होने के साथ साथ वो एक बच्चा तो डेफिनेटली देगा ही देगा। अब बात आती है यहां से इंपॉर्टेंट, संतान होगी जी कब। अब संतान कब होगी इसे देखने के लिए आप अपनी कुंडली में दूसरे, 5वें और 11वें, 2, 5, 11 इन भावों के प्लैनेट सिग्निफिकेटरों को नोट कर लें। दूसरे, 5वें, 11वें भावों के प्लैनेट सिग्निफिकेटरों को नोट कर लें, और जब भी इन प्लैनेट सिग्निफिकेटरों की डीबी आएगी, दशा अंतर्भुक्ति आएगी, तो आप एक चांस ले सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं। ये लिखवाया मैंने, प्रॉपर नहीं लिखवाया, 100%। एक चांस ले सकते हैं आप, जब भी इनकी दशा अर्थात 2, 5, 11 भावों के प्लैनेट सिग्निफिकेटर की दशा आती है तो व्यक्ति जीवन में एक चांस ले सकता है, ऐसा कहा गया है। अब डेफिनेटली इस बात को स्ट्रांगली बोल दिया जाए कि भाई वास्तव में ही बच्चा इस दशा में होगा नहीं होगा, वो कैसे हम और स्ट्रांगली डिसाइड कैसे कर सकते हैं वो भी बता देते हैं। हाँ जी, देखिए अभी आपने देखा कि दूसरे, 5वें, 11वें भावों के कारक, जो कारक ग्रह हैं, उनकी दशा डीबीए में आप चांस ले सकते हैं, ये मैंने लिखवा दिया। पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपने थोड़ा ध्यान देना है। जिस समय आपने संतान के लिए, प्रश्न किया है
कंस्ट्रक्शन किया है उस समय के आरपी नोट कर लें। मान लीजिए अब आपने मुझसे क्वेश्चन करा, मैंने उस समय के आरपी निकाल लिए, ये 5 आरपी मेरे फाइंड आउट हो गए, और मैंने दूसरे 5वें और 11वें इन भावों के प्लेनेट सिग्निफिकेटरों को निकाल रखा है। दूसरे 5वें 11वें भाव के प्लेनेट सिग्निफिकेटरों को क्या कर रखा है, फाइंड आउट कर रखा है। मान लीजिए वहां पर आ गया, मान लीजिए शनि आ गया, राहु, मंगल, बुध, शुक्र ये आ गए, और यहां पर आ गया मंगल, शुक्र, केतु। कोई भी 5-4 प्लेनेट ऊपर ले लिए, नीचे ले लिए। अब इन दोनों में से अर्थात आरपी वर्सेस 2, 5, 11 के जो कॉमन प्लेनेट आए उनको फिल्टर कर देंगे, कॉमन प्लेनेट को फिल्टर कर देंगे। मान लीजिए वहां से हमारे निकलकर चाहे 2 प्लेनेट आए चाहे 3 प्लेनेट आए, मान लीजिए हमारे फिल्टर होकर शनि और मंगल आ गए। मैं क्या कह रहा हूं, आरपी निकाले, 5 आरपी आप निकाल देंगे, ऐसे ही 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर को इकट्ठा करके लिख देंगे एक साथ। दोनों में से जो कॉमन आए, मतलब दोनों में हो वो, उसको फिल्टर कर देंगे। अब जब भी जो फिल्टर होकर दशा आई है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, अब जब भी जो कॉमन प्लेनेट की दशा आएगी, मतलब अर्थात शनि और मंगल, इनकी डीवीए आएगी, जब भी शनि मंगल की डीवीए आएगी या चल रहे दशा का, बड़े ध्यान से लिखवा रहा हूं, इस पार्ट को लिख लेना, मंगल शनि फिल्टर होकर आ गए हैं, या तो शनि मंगल की डीवीए आ जाए, कोई भी दशा भुक्ति इन दोनों में से किसी एक की आ जाए, या जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो राशि लॉर्ड और नक्षत्र, अर्थात जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए जुपिटर की दशा चल रही है, तो जुपिटर एट द रेट या तो मंगल की राशि में आ जाए या एट द रेट शनि की राशि में आ जाए, एक पॉइंट, या जुपिटर मंगल के नक्षत्र पर बैठा हो या जुपिटर शनि के नक्षत्र पर बैठा हो, उस समय हम ये कह सकते हैं यहां डेफिनेटली आपको बच्चा हो सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारा प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है। सबसे पहले जो आपने होरेरी कुंडली ली है या जन्म कुंडली, दोनों में से कोई भी जो कुंडली आपने ले रखी है, उनमें से 2, 5, 11वें भाव के प्लेनेट सिग्निफिकेटर को नोट कर लें। नोट करने के बाद संतान के क्वेश्चन में आरपी लगाना बहुत आवश्यक होता है। आरपी आपने लगा दिया, 5 आरपी आपकी आएंगी, उन 5 आए, 6 आए, 7 आए, जो भी आए, और कितनी भी आरपी आए, उन आरपीओ में आपने मिलाकर कॉमन कर देना है। कॉमन करने के बाद जो भी आरपी बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 1 बचे, कोई भी बचे, तो सबसे पहले उनको देखना उनकी दशा भुक्ति नजीक में कब आ रही है, पहला पॉइंट। ये दशा भुक्ति आती है तो भी काम बनता है। यदि ये दशा भुक्ति नहीं आ रही है तो जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उस प्लेनेट का राशि लॉर्ड के माध्यम से और नक्षत्र के माध्यम से, दोनों में से कोई भी एक संबंध यदि बन जाता है तो संतान होने के चांस बढ़ जाते हैं उस दशा में। क्लियर हुई यहां तक सबको बात? यस सर। अब इसका ये पूरा एक पार्ट था, इसका एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कि हम नॉर्मल तरीके से संतान आसान, मतलब ये एक तरीका है आरपी वाला, एक सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, बड़ा सिंपल है वो। मान लीजिए जो भी आपको डीबीए चल रही है वो भुक्ति आपको क्या सिग्निफाई करती है, ये नोट कर लें। इधर 2, 5, 11 है के पॉजिटिव सिग्निफिकेटर लिख लें, यहां पर नेगेटिव सिग्निफिकेटर लिख लें, और तीसरे रूल में कोरूलिंग के लिख लें आप।
ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका, दोनों को आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट दोनों में मिल जाता है। आपने जो भी दशा भुक्ति चल रही है उसके सिग्निफिकेटरों में यहाँ पॉजिटिव नंबर का आना कंपलसरी होता है कि दशा प्रॉमिस कर रही है। फिर दूसरे स्टेप में हमने दूसरे 2, 5, 11 के प्लेनेट सिग्निफिकेटर को नोट कर लिया, नेगेटिव के नोट कर लिया। जो भुक्ति है वो एट द रेट किस राशि लॉर्ड प्लेनेट पर है, वो प्लेनेट पॉजिटिव हाउस में आना कंपलसरी है कि 2, 5, 11 में से वो आए। और कोरूलिंग के अंदर जो एट द रेट प्लेनेट बना है वो यदि 5वें भाव का कोरूलिंग में है तो डेफिनेटली उस दशा में संतान होगी। और यदि वो 4 का बन जाए नेगेटिव, उस दशा में कोरूलिंग बन जाए 4थे भाव का, तो नहीं होगी, तो प्रॉब्लम होगी। तो ये एक सिंपल सा रूल है जो पीछे से चला आ रहा है, जो मैं आपको पढ़ाता लेके आ रहा हूं। और जो भी पीछे का आया है वो थोड़ा सा आरपी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, उसको फिल्टर कर लें, फिर दोबारा से यही रूल सेम एज इट इज लग जाता है। अगला पॉइंट, काफी लोग हमसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो डिलीवरी समय पर होगी नहीं होगी। आप सब लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिलीवरी टाइम पर होगी, पोस्ट होगी, प्री होगी, मैच्योर कैसी होगी। इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन करता है उसी समय आप प्रश्न कुंडली बना लें, हॉनरी कुंडली बना लें, और जो भी उसकी प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी, दूसरी, तीसरी, जितने नंबर की प्रेगनेंसी है वो आप नोट कर लें। नोट करने के बाद जिस भाव का, मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी है सेकंड बच्चे की, सेकंड चाइल्ड की, तो 7th सबलॉर्ड को देखेंगे। यदि 7वें भाव का सबलॉर्ड केतु, चंद्रमा, सूर्य, गुरु है, केतु, चंद्रमा, सूर्य, बुध है, तो आपका जो समय डॉक्टर ने दिया है उसी समय पर होगा, अर्थात वो ठीक है टाइम पर है, टाइम पर है ये बोलेंगे। और यदि सबलॉर्ड आपका बुध और शुक्र है तो प्रीमेच्योर होगा। और यदि मंगल, शनि, राहु है तो पोस्ट डिलीवरी होती है। तो क्या होगी? पोस्ट डिलीवरी होगी। इस तरीके से आप प्रेगनेंसी के बारे में ये बता सकते हैं कब हो रही है, कब नहीं हो रही है, कितने टाइम पर बात आ रही है। अगला जो एक क्वेश्चन आएगा आपके साथ, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि कई बार पूछ लेते हैं काफी लोग, या कोई भी कंसीव के बारे में कि भाई कंसीव कंफर्म है या नहीं, कंसीविंग हमारी कंफर्म है या नहीं है, या मतलब जो है हमें बहुत से लेडीज या जो जेंट्स से कभी कंफर्म नहीं होता है। तो कंसीविंग कंफर्म करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में पूछता है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड ने पूछा है, पति ने पूछा है, मां ने पूछा, किसने पूछा है। मान लीजिए क्वेश्चन पति ने करा है, पति ने क्वेश्चन करा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं, ये जानना है मुझे। तो आप क्या करेंगे, जो 7th हाउस है उसको लगन बना लेंगे, उसे रोटेट कर देंगे। जो भी कुंडली आपने, उसने हॉररी कुंडली आपने बनाई, मान लो उसने एक नंबर दिया, हमने एक हॉररी कुंडली बना दी। हॉररी बनाने के बाद 7th हाउस से उसे रोटेट कर दिया, मतलब 7th हाउस को लगन में डाल दिया है। अब हम उसके आंसर को निकालेंगे। अब आंसर कैसे निकालेंगे? सीधा सा रिजल्ट बन गया कि जो हमारा लगन बना है, अर्थात जब हमने रोटेट कर दिया तो जो हमारा लगन बना, असेंडेंट सबलॉर्ड, पहले भाव का सबलॉर्ड यदि 1, 3, 5, 6 इन भावों में हो, अर्थात जो भी आपका असेंडेंट सबलॉर्ड है वो सबलॉर्ड यदि पहले भाव, तीसरे, 5वें, 6ठे भाव में है तो कंसीविंग कंफर्म होती है। इसमें इस बात का ध्यान रखें, बिना रोटेट करे इस कुंडली को ना देखें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, काफी लोग पूछ लेते हैं और ये
भी हम बताने में सक्षम हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कि मान लीजिए आपसे कोई आया और उसने कहा कि भाई कोई औरत आई कि बताइए मुझे कितने दिन चढ़े हैं, अर्थात मैं कितने दिन की प्रेग्नेंट हूं। ऐसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, तो अब बता सकते हैं आप। तुरंत एक करंट चार्ट बना लीजिए जिस समय उसने आपसे क्वेश्चन किया है। करंट चार्ट बना लिया, मतलब आईपी चार्ट, इंस्टेंट प्रश्न बना लिया या हॉररी बना लिया, कुछ भी बना लिया, दोनों में से कोई भी एक। जैसे ही आपने करंट चार्ट बनाया, करंट चार्ट बनाने के बाद आपने चंद्रमा कहां बैठा हुआ ये नोट कर लेना है। मान लीजिए चंद्रमा बैठा है मेरा 9वें भाव में। जैसे ही आपने, उस औरत ने पूछा कि मेरे को वर्तमान में कितने दिन चढ़े हुए हैं, कौन सा महीना चल रहा है, ये सारी चीज पूछी, तो आपने तुरंत एक करंट चार्ट बनाया, हॉररी कुंडली बनाई, उसमें चंद्रमा को देखना है कहां बैठा है। पांचवें भाव से आपने उस हाउस को छोड़ देना है। पांचवें भाव को छोड़कर आगे काउंट करना है 1 2 3 4। चंद्रमा जितनी दूर बैठा होता है उतने महीने आपने गिनकर आपको बता देना है। एक भाव एक महीने का कारक होता है, तुरंत आप बता सकते हो कितने महीने आपको इस समय चल रहे हैं। ये 70 to 80% करेक्ट आता है। अगला एक क्वेश्चन और है कि आपसे कई बार इस तरह का एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि मान लीजिए एक साथ 3 लेडीज समूह में आ जाएं, 2 लेडीज समूह में आ जाएं और सामूहिक कंफर्म करने लगे, तो आपने क्या करना है। अब आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है जो आप हॉररी कुंडली की बात कर रहे थे या किसी उसकी बात कर रहे थे। देखिए आपके पास ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति और डी व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं। इन सब की एक नेटल कुंडली होती है, इन सब की नेटल कुंडली है। ये मैंने घुमा दिया, वो नेटल चार्ट हो गया। अब मुझे एक साथ सबको रिजल्ट देना है कि सामूहिक में ये बताना है किसको कितने महीने चढ़े हुए हैं, कौन सा कितने महीने की वो प्रेग्नेंट है, ये बताना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से, आईपी कुंडली बनाऊंगा या हॉररी कुंडली बनाऊंगा। बना ली, उसमें देखूंगा चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उनकी खुद की कुंडली में जिस राशि में वो बैठा है, हर व्यक्ति की नेटल कुंडली में उसको डाल दूंगा ले जाके। मान लीजिए चंद्रमा यहां धनु राशि में बैठा हुआ है, अब इसके भी धनु में मैंने डाल दिया, इसके भी धनु में डाल दिया, इसके भी धनु में डाल दिया, इसके भी धनु में डाल दिया। अब हमने 5वें भाव से छोड़कर इसकी धनु राशि गिननी है, क्योंकि इसकी नेटल कुंडली में कुछ और लगन होगी, इसकी कुछ और लगन होगी, इसी कुछ और लगन, इसी कुछ और लगन। 5वें भाव से छोड़कर धनु राशि काउंट कर दी, 5वें भाव से छोड़कर धनु, 5वें भाव से छोड़कर धनु। सबके रिजल्ट अलग अलग आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये तो होगा एक साथ समूह में आप बता सकते हो किसको कौन सा महीना चल रहा है। अब दूसरी बात, जो व्यक्ति यदि प्रश्न कुंडली से आंसर देना चाहता है वो प्रश्न कुंडली से सही आंसर दे सकता है, हॉररी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉररी से सारे आंसर करेक्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको नेटल कुंडली पर ज्यादा भरोसा है और आंसर नेटल कुंडली से देना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, पहले आप हॉररी कुंडली बनाएं या इंस्टेंट प्रश्न बना लें, दोनों में से कोई एक बना लें। मान लीजिए हमें संतान की बात करनी है तो 5th हाउस का सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को नोट कर लें। ये जो दोनों प्लेनेट आए, इन दोनों प्लेनेटों को उठाकर नेटल चार्ट में ले जाना है। अब ये दोनों प्लेनेट इस नेटल चार्ट के 5वें भाव के रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि आपके मन में तो डाउट है कि हमारे जन्म के समय पर ये चीज फिक्स हो गई है, अब इसके रिजल्ट बदलेंगे नहीं। इसके रिजल्ट कब बदलेंगे, जब हम इस व्यक्ति जब कोई क्वेश्चन करेगा ये हमसे, तो इंस्टेंट प्रश्न के सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को उठा के नेटल चार्ट में डालते रहेंगे, तो व्यक्ति की वर्तमान कंडीशन बाहर निकलती रहेगी। इस तरीके से आप हर बार उसकी वर्तमान कंडीशन पर कनेक्ट हो जाओगे। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर किसी ने पूछा है कि भाई सर्जरी कब होगी, तो वो कैसे बताएंगे? सर्जरी कब होगी? हाँ, सर्जरी के डेट जो पूछते हैं कि भाई डॉक्टर ने वो
सर्जरी की डेट जब आ रही हो, जब तुरंत बोल दो, जब डॉक्टर ने बोली हो। इस पे कोई आपको, हम प्राकृतिक चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते। सर्जरी की डेट हमें नहीं पता कब बतानी है, कब नहीं बतानी है, अपने को नहीं पता होती। संतान के रूल लगा लीजिए, यही रूल चला के बता दीजिए उसको। भाई वो तो इसलिए चाहेगा ना संतान अच्छी हो, बढ़िया लगन हो, वो सब ड्रामेबाजी, अपने को नहीं पता अपना। क्योंकि ये करके देखिए सब कुछ गलत हो जाता है। प्रकृति के हाथ में है बच्चे का आना, जितना इसमें टांग अड़ाओगे उतना ही गलत होगा, ये भी बता दूं। नेचुरल प्रकृति जो देना चाहती है, यदि आप उसकी चीजों में छेड़छाड़ करते हैं तो डेफिनेटली बहुत रिजल्ट मैंने भुगते हैं काफी लोगों को बताकर, और सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। इसलिए हमें नहीं पता कि कब आपकी डिलीवरी है। जब डॉक्टर बोले जब करवा लो, जो बोल रहा है प्रकृति अपने आप करा रही है वो ज्यादा बढ़िया है, उसमें हम टांग नहीं अड़ाएंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको एक उस तरीके से दिखाऊंगा मैं सारी चीजें कि कहां से आप संतान के इस पूरे जितना भी पढ़ा है उसको कैसे हम एक साथ रूल को लगाकर और कैसे कंफर्म करें कि संतान कब होगी, उसको कैसे डेट निकाली गई थी, कैसे टाइम आया, सिग्निफिकेटर कैसे आए, ये सारी चीजें एक बार रूल पर चलाकर आसानी से आप देखिए। अब मैं एक एग्जांपल लगा रहा हूं, ये व्यक्ति का है राजन वाले का, इसका लगा के दिखाता हूं आपको। अब सब लोग ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखें और आपको इसका बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इस रूल में सब कुछ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होता है पांचवें भाव का सबलॉर्ड कौन है, शुक्र है, और यहां सबलॉर्ड इन स्टार मंगल है। सबलॉर्ड है वीनस, सबलॉर्ड इन स्टार है मंगल। वीनस कहां बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है मकर राशि में, और मंगल बैठा हुआ है कुंभ राशि में। दोनों के दोनों इस बात को बता दिया कि भाई मंगल आ तो गया है परंतु राशि बांझ में नहीं बैठा है, बांझ राशि चेक कर ली है। मंगल क्या इंडिकेट करता है, 2, 3, 9 एंड 12। अब हमें यह भी देखना है क्या शुक्र वक्री तो नहीं है, नहीं है, मंगल वक्री तो नहीं है, नहीं, ये भी देख लिया है। वक्री वाले रूल भी चेक करने हैं, मंगल वाले रूल भी चेक करने हैं, और आपने सिग्निफिकेटर को भी देखना है। मंगल का इंडिकेट कर रहा है 2, 3, 9, 12, और यहां पर शुक्र इंडिकेट कर रहा है 2, 11, 8, 12 के साथ 2 अर्थात 2 है, और अपना भैया 11 भी है, 5 नहीं आया कोई बात नहीं, पर 3, 9, 12 और ऊपर भी 3, 9, 12 ऑपरेशन की बात करता है। 6, 8, 12, 8 आ गया, 3, 9, 12 ऑपरेशन की बात करता है। अब यहां एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से समझना उस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। 5वां भाव होता है जिसकी भी कुंडली होती है उसके संतान की प्रजनन क्षमता, उसकी उत्पत्ति, संतान कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यह उसके सेल्फ की क्षमता को बताएगा। और उसके पार्टनर की क्षमता को कौन बताएगा, 11वां भाव, क्योंकि यहां से 7वां है। 5वें 7वां काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात 5वां भाव व्यक्ति की सेल्फ की क्षमता को बताता है, 7वां भाव हमारे पार्टनर की क्षमता को बताता है। अब जो मैंने वो रूल आपको लिखवाए हैं शुरू में, 5वें भाव का सबलॉर्ड यदि वक्री है, सबलॉर्ड इन स्टार वक्री है, या खुद की कुंडली में 1, 4, 10 नंबर दे रहा है, तो वो हमारी कमी को बता रहा है। और यदि वही रूल 11वें भाव पर लगाएंगे तो हमारे पार्टनर की कमी को बताएगा। तो आप देखिए इस कुंडली में यहां जो शुक्र है और मंगल है वो सिग्निफिकेटर के तौर पर 2, 3, 9, 12 अर्थात 2, 5, 11 नहीं दे रहा, और यहां पर आप देखिए शुक्र जो है 2, 11 दे रहा है, पर 8 और 12 के साथ दे रहा है, ऑपरेशन के साथ दे रहा है। ये हमारी सेल्फ की कुंडली हो गई। अब 11वें भाव का सबलॉर्ड कौन है, देखिए गलती से यहां पर वो भी शुक्र और मंगल है, ये मैं इसलिए लगाई कुंडली। 11वां भाव हमारे पार्टनर की क्षमता को देगा,
सारे सिग्निफिकेटर वही आ गए, सेम बन गया। इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों में कमी है। क्यों? क्योंकि 2 5 11 उसने भी नहीं दिया, 2 5 11 इसने भी नहीं दिया, और कुछ नंबर दिए मिक्स, मतलब सीधा सीधा रिजल्ट आ गया कि दोनों में कहीं ना कोई कमी अवश्य है। अब हमें यह देखना होगा कि 5वें और 11वें भाव के जब रिजल्ट हम लगाते हैं तो उससे प्रजनन क्षमता के बारे में पता चल जाती है किसमें कमी आ रही है। तो यदि 11वें में कमी आए तो आप डॉक्टर को, अपने पार्टनर को दिखाइए, यदि खुद में कमी आए तो 5वें से चेक करके खुद को दिखाइए। यहां से ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि आप ये जान सकते हैं दोनों में बाध्य कौन है, अर्थात दोनों में कमी किसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई आपने ये देख लिया, मोटा मोटी एवरेज हमें पता चल गई कि मंगल है, कुछ भी हो, एक संतान तो यहां होगी ही होगी। ये बात हमारे समझ में आ गई। और बाज राशि में भी नहीं है, मंगल ने कुछ सिग्निफिकेटर दिए, एक आज संतान यहां हो जाएगी, ये हमें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर संतान होगी कब, संतान होगी कब, ये कैसे ढूंढा जाएगा? इसके लिए बहुत सिंपल है, दूसरे, 5वें और 11वें भाव के सिग्निफिकेटरों को निकाल लिया जाए। अब यहां आप देखेंगे सबसे इंपोर्टेंट है 5वें भाव का सिग्निफिकेटर है चंद्रमा। अब हमने दूसरे भाव के, 5वें भाव के और 11वें भाव के सिग्निफिकेटरों को निकाल लिया है। अब एक चीज और नोट करनी है कि जब आपसे क्वेश्चन करा गया, अब हमसे जो एक क्वेश्चन करा गया, जिस समय व्यक्ति हमारे पास आया था, ये आया था हमारे पास 20, ये व्यक्ति हमारे पास आया 20/7/2013 को ये व्यक्ति हमारे पास आया। उस दिन के आरपी क्या है, ये हमने उस समय पर 21:33 पर, आरपी तो टाइम भी मांगेगा, ध्यान रखना, 21:33 पर हमने रात्रि में इसका आंसर को डिलीवर करा, उस समय पर कैलकुलेट कर दिया, और हमने यहां से आरपी जो निकले, जो हमारे आरपी आए, वो आरपी जो निकल कर आ रहे हैं वो हमारे उस दिन के आए शनि, गुरु, मंगल, चंद्रमा, मतलब आरपी निकाल लेने हैं आपने। अब मैं यहां लिख देता हूं 1 मिनट के लिए, समझ आने के लिए आपको। जो आरपी मेरे आए, जिस दिन इस व्यक्ति का क्वेश्चन हुआ उस दिन आए शनि, मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये मेरे आरपी आए। और मेरे दूसरे कौन कौन हो गए, मंगल और शुक्र, 5वें का चंद्रमा हो गया, और 11वें के हो गए मेरे ये अपने बुध, गुरु, शनि। अब हमने इन दोनों में से कॉमन करना है। कॉमन करके देखेंगे तो आप देखेंगे गुरु, कॉमन करके देखेंगे तो शनि में गुरु नहीं, शनि हम जब कॉमन करेंगे तो कौन कौन से आ गए, हम लिख लेते हैं यहां पर कॉमन नीचे, हमारा आ गया शुक्र मंगल, फिर चंद्रमा, और फिर हमारा आ गया बुध, शुक्र आ चुका, छोड़ देंगे, गुरु और शनि। अब कॉमन करिए, देखो शनि आ गया, मंगल आ गया, गुरु आ गया और चंद्रमा, अर्थात ऊपरले वाले आरपी चारों हमने ले लिए। शनि, मंगल, गुरु, चंद्रमा हमारे ये कारक बन गए, शनि, मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये हमारे कारक बन गए। अब जब भी इस व्यक्ति को, अब आप देखिए मैंने यहां दशा लगाई, 2013 में इस व्यक्ति को चंद्रमा की दशा चल रही थी, चंद्रमा में मंगल चल रहा है, ठीक है, चंद्रमा में मंगल चल रहा है, ये हमने देख लिया। यहां पर हमने देखा कि उस समय जब ये व्यक्ति आए तो चंद्रमा में मंगल की दशा चल रही है, हमारे पास चंद्रमा में राहु है, चंद्रमा में गुरु, शनि, और ये जो आ रहा है गुरु शनि वाला पीरियड, ये बड़ा
हमारी समझ में आया कि दोनों में आ रहा है, चंद्रमा गुरु भी एक कॉम्बिनेशन मिल गया, अर्थात सीधा सीधा सा है। जब हम उनकी डीबिया आएंगे, जो ये 4 प्लेनेट आए, जब भी इनकी डीबिया आए, अर्थात दशा ना बने तो भुक्ति कम से कम उस प्लेनेट की हो, एक पॉइंट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस प्लेनेट की दशा चल रही हो, कोई भी प्लेनेट की जो अंतरदशा चल रही है, वो अंतरदशा जिस राशि लॉर्ड में है उस प्लेनेट से संबंध बनाए, या जिस प्लेनेट की दशा है नक्षत्र के माध्यम से संबंध बनाए, तो भी हमारा आंसर बन जाता है 100%। रूल नंबर 2 क्या कहता है? मान लीजिए चंद्रमा में शनि है। अब शनि क्या इंडिकेट कर रहा है? शनि इंडिकेट कर रहा है दशा में हमारा 3, 7, 11, 12। अब मैं सोच रहा हूं कि यदि इस व्यक्ति को मुझे जर्नल बात करी जाए कि मुझे नहीं पता कब संतान होगी, तो मैं क्या करूंगा, चंद्रमा में चंद्रमा वाले पेड़ को पकड़कर कोशिश करूंगा, मून में मून, क्योंकि वो पंचम भाव का कारक है, मून में मून की दशा 5वें भाव को सिग्निफाई करती है। फिर मैं देखूंगा मून कब से स्टार्ट हुआ है, उसका राशि लॉर्ड मुझे मेरे प्लेनेट सिग्निफिकेटरों में 2, 5, 11 दे रहा है नहीं दे रहा, और कोरूलिंग के अंदर भी 2, 5, 11 दे रहा है नहीं दे रहा, ये मैं चेक करूंगा। इस तरीके से दोनों मेथडों से आप वेरीफाई कर सकते हैं व्यक्ति की डेट को, और दोनों में भी ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कौन के अंदर क्षमता कितनी है, किसके अंदर कमी कितनी है।